देखिए, कल हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़े थे, रेड डाटा बुक क्या है, और उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संघ था, विश्व संरक्षण संघ, उसने किस प्रकार जीवों का वर्गीकरण किया। ये चीज़ें कल हम लोग पढ़े थे, बस इतना ही कल अध्ययन किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वन्य जीव निचय, राष्ट्रीय उद्यान, जिसको वन्य जीव निचय के नाम से भी जाना जाता है, तो राष्ट्रीय उद्यान, विहार या अभयारण्य तथा जैव मंडल, ये तीन चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। आज केवल वन्य जीवों के बारे में जो अध्ययन करेंगे, जो पढ़ेंगे, उसमें तीन चीज़ों का अध्ययन करना है। पहला, राष्ट्रीय उद्यान जितने हैं उनका, और फिर बिहार में या अभयारण्य जो है वो, और फिर जैव मंडल सम्मिलित। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, जिसको नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ऐसे पार्कों का उद्देश्य, माने ये जो राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान के निर्माण का उद्देश्य क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान का क्या उद्देश्य होता है। ऐसे पार्कों का उद्देश्य वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास में वृद्धि एवं प्रजनन की परिस्थितियां तैयार करना होता है। इसका मूल का जो उद्देश्य होता है, यह मूल उद्देश्य यही होता है कि पहले इसके प्राकृतिक आवास में वृद्धि किया जाए, क्योंकि इनका प्राकृतिक आवास प्रभावित होने के कारण, सिकुड़ने के कारण इनकी संख्या में कमी आना शुरू हो गया है, और कई प्रजातियां ऐसी है जो संकटाग्रस्त अवस्था में आ गई है। अभी तक हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी है। तो जब संकटग्रस्त स्थिति में आने का मूल कारण क्या पता चला था, तो ये जो वन्य जीव हैं, इन वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास जो सिकुड़ रहा है, इस पर अतिक्रमण जो हो रहा है, यही कारण। तो इसीलिए इन चीज़ों से, इन संकटों से बचने के लिए और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, जिसका पहला उद्देश्य यही है कि वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास में वृद्धि किया। इसका पहला उद्देश्य क्या है, वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास में वृद्धि। पहला उद्देश्य इसका ही, ठीक ना। और दूसरा उद्देश्य क्या है, तो प्रजनन की परिस्थितियां तैयार करना। हम लोग ये भी पढ़े थे कि इनका प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण होने के कारण इनके प्रजनन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, और इसीलिए इनकी संख्या तेजी से घट रही है और संकटग्रस्त अवस्था में पहुंच गई। तो प्रजनन की परिस्थितियां तैयार करने से क्या होगा, फिर से इनकी संख्या बढ़ने लगेगी। जैसे आप लोग सुने होंगे कि भारत में स्थिति ऐसी थी कि बाघों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही थी, लेकिन जब इनके अधिवास पर ध्यान दिया गया, इनके संरक्षण पर ध्यान दिया गया और इनके प्रजनन के लिए परिस्थितियां तैयार की गई, तो धीरे धीरे बाघों की संख्या सामान्य होना शुरू हो गया। तो इसीलिए दूसरा उद्देश्य क्या रहता है कि प्रजनन की परिस्थितियां तैयार करें। प्रजनन की परिस्थितियां तैयार करना।
इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण, नेशनल पार्क का निर्माण कराया जाता है। ठीक ना। इस उद्यान में बाहरी हस्तक्षेप सदैव वर्जित रहता है। बाहर से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसे कृषि कार्य नहीं किया जाएगा, वन्य उत्पादों को एकत्र करने के लिए मनाही रहेगा, पशुचारण तथा निर्माण का ये कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। ये कार्य बाहर से आप उसमें नहीं कर सकते। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या अभी वर्तमान समय में, ऐसे किताब में 85 है, जो अभी बढ़ गया है कुछ। ठीक ना। अगर करेंट डाटा देखा जाए तो करेंट डाटा थोड़ी बढ़ गई है, किताब के अनुसार 85 है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य की सूची दी गई है। अब ये सूची पूरा मैं लिखवाऊंगा नहीं और ना बताऊंगा, एक बार पढ़ के सुना दूंगा आप लोगों को, कहिएगा तो आप लोग ये सारणी किताब से लिख लीजिएगा। ठीक ना। इसका फेयर कर लीजिएगा, इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ये इतना बड़ा डाटा लिखवाने से कोनो फायदा नहीं है, समय की बर्बादी है। तो देखिए, ये तो हम लोगों को पता चल गया कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है। राष्ट्रीय उद्यान का काम है वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करना। इसका मूल काम क्या है? वन्य जीवों का संरक्षण प्रदान करना। और वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया जाता है, जिसके उद्देश्य में दो चीजों को हम लोगों ने देखा। पहला, वन्य जीवों के, वन्य प्राणी जो ये वन्य जीव होते हैं उनके प्राकृतिक आवास में वृद्धि करने की प्रयास किया जाता है और उनके प्रजनन के लिए परिस्थितियां तैयार की जाती है। अब ये सारी परिस्थितियों को बनाने के लिए, ऐसा माहौल क्रिएट करने के लिए कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है। जैसे बाहरी हस्तक्षेप को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो किन किन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जाता है? प्रतिबंध, तो कृषि कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। कृषि कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक ना। फिर पशुचारण पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। पशुचारण पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और वन उत्पादों को इकट्ठा करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इन कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिससे कि बाहरी हस्तक्षेप बंद हो जाने से प्राकृतिक परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है और इन जीवों की जो है ना कि संख्या में वृद्धि होना शुरू हो जाता है। किताब के अनुसार अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना दिया गया है? 50। इसके बाद दूसरा है बिहार क्षेत्र या अभयारण्य। दूसरा क्या था? बिहार क्षेत्र या अभयारण्य। बिहार क्षेत्र या अभयारण्य, यह एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां वन्य जीव सुरक्षित ढंग से रहते हैं। वन्य क्षेत्र जो बिहार क्षेत्र घोषित किया जाता है, या जिसको हम लोग अभयारण्य के नाम से भी जानते हैं, ये वैसे क्षेत्रों को घोषित कर दिया जाता है जिनमें कुछ विशेष प्रकार के वन्य जीवों का निवास स्थल होता है। तो जिन क्षेत्रों को ऐसा माने अभयारण्य घोषित कर दिया गया या बिहार क्षेत्र घोषित कर दिया गया, वह क्या हो जाएगा? एक सुरक्षित क्षेत्र हो जाएगा जहां वन्य जीव अपना जीवन यापन सुरक्षित ढंग से कर सकते हैं। उन्हें फिर बाहरी किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का डर नहीं रहेगा।
यह निजी संपत्ति भी हो सकती है। बिहार क्षेत्र या अभयारण्य जो है यह निजी क्षेत्र भी हो सकता है। इस क्षेत्र में कृषि, वन उत्पाद को एकत्र करने, मछली पकड़ने आदि की सीमित छूट रहती है। अब इसमें जो बाहरी हस्तक्षेप हो रहा था क्या क्या, तो जैसे खेती करने के लिए, वन उत्पाद को इकट्ठा करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, तो इन सभी कार्यों के लिए सीमित यानी शर्तों पर छूट दी जाती है। कुछ शर्तों के साथ इस पर छूट रहता है। वन जीवों के स्वाभाविक जैविक क्रियाएं जैसे घोंसला बनाना, जोड़ा बनाना, अंडे या बच्चे सेवना आदि पर बाधा पहुंचाने पर मालिकाना अधिकार को सीमित किया जा सकता है। अब देखो क्या है कि जैसे पहले ही हम लोगों ने चर्चा किया कि ये सरकारी भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। नहीं समझ में आया? सरकारी भी हो सकता है और दूसरा क्या कहा कि ये निजी भी होता है, जिसको हम लोग प्राइवेट के नाम से जानते हैं। तो जब निजी रहता है तो एक आदमी के हाथ में या दो चार आदमी के हाथ में रहेगा। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि जो उस क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु हैं, जो वन्य जीव हैं, अगर उन वन्य जीवों के स्वाभाविक जैवीय क्रियाओं पर आप कुछ प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे, यानी आपके क्रियाकलापों से उनके स्वाभाविक जैविक क्रियाएं जो होती है वो अगर प्रभावित हो गई तो आपका मालिकाना अधिकार सीमित कर दिया जाता है। यानी एक तरह से छिन जाता है, केवल आप उसको लीज पर आप उसके मालिक रह जाइएगा कि आपका है, आपको किराया दिया जाएगा, बाकी सब सरकार के गवर्नमेंट के हाथ में चली जाएगी। अब जीवों के स्वाभाविक जैविक क्रियाएं कौन कौन सी है जो प्रभावित होगी, तो ऐसा दिक्कत होगा। तो जैसे वे अपना घोंसला बनाते हैं, चिड़िया उड़िया या छोटे छोटे जीव जंतु अपना बिल उल बनाते हैं, जिसको मानदुंद कहते हैं हम लोग। तो अगर ये अपना आवास बना रहे हैं और उस पर आपके कारण प्रभाव पड़ गया तो ऐसा दिक्कत होगा। या मान लीजिए कि जोड़ा बना रहे हैं और आपके कारण प्रभावित हो गया, या अंडे या बच्चे का सेवन कर रहे हैं और उसमें आपने बाधा पहुंचा दिया, तो अगर आपके कारण ये सारी चीजें प्रभावित होगी तो आपका मालिकाना अधिकार छीन जाता है। भारत में इनकी संख्या 448 है, ठीक ना? भारत में इनकी संख्या 448 है। बिहार में बेगूसराय का कांवर झील और दरभंगा का कुशेश्वर इसके लिए चिन्हित किया गया है, ठीक ना? भारत में इनकी संख्या की बात करें तो संख्या कितना है? हाँ, 448। अगर बिहार की बात करें कि बिहार में, तो बिहार में दरभंगा का कुशेश्वर झील, कुशेश्वर, ठीक ना? अब बेगूसराय का कांवर झील, ठीक ना? ये दो ऐसे स्थल हैं जिनको बिहार या अभयारण्य क्षेत्र घोषित किया गया है बिहार में। समझ में आ गया ना बात? और उसके बाद तीसरा है जैव मंडल। तीसरा है जैव मंडल। यह वह क्षेत्र है जहां प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता के संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है? प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता के, जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, उनकी विविधता के संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में जैव विविधता के अनुवांशिकी विविधता के रूप में संरक्षित कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अब जैव विविधता में क्या चयनित किया जाता है?
अनुवांशिकी विविधता, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली विविधताओं के आधार पर उसका संरक्षित कार्यक्रम चलाया जाता है। विश्व के 65 देशों में करीब 243 सुरक्षित जैवमंडल क्षेत्र हैं और भारत में इनकी संख्या 14 है। जगह ना जैवमंडल नीचे जैवमंडल क्षेत्र अगर देखा जाए तो विश्व के 65 देशों में जैवमंडल जो है विश्व के कितने देशों में 65 देशों में और कितने हैं 243 और भारत में इनकी संख्या 14 है। ठीक ना। अब इनकी संख्या अगर आप जानना चाहते हैं, इनकी जो नाम बता देता हूँ, संख्या सीमित है। जैवमंडल भारत में कितने हैं 14 है। पहला है नंदा देवी, ठीक ना, नंदा देवी। दूसरा है नोक्रेक, तीसरा मानस, चौथा कीबू साइकोबा, हाँ, पांचवा देहांग देवांग, छठा सुंदरवन, सातवां मन्नार की खाड़ी, आठवां नीलगिरी, नौवां ग्रेट निकोबार, 10वां सिमलीपाल, 11 कंचनजंगा, 12 पंचमढ़ी, 13 अगस्त मलई, 14 अचान कमार अमरकंटक। तो कुल मिलाकर के ये 14 जैवमंडल निचय क्षेत्र है। ठीक ना। ये 14 जैवमंडल निचय हैं। इनका स्थान वगैरह याद करना होगा तो लिख लीजिएगा, बता दिया जाएगा कभी। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 2004-5 के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान बिहार एवं जैवमंडलों की सूची अलग से तालिका में दिया गया है। ठीक ना। अब पढ़ेंगे वन्य जीवों के प्रजनन केंद्र की। प्रजनन केंद्र, ये प्रजनन केंद्र भी बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। टीआरई 3 में बीपीएससी की जो टीआरई 3 एग्जाम हुई थी अभी, जिसकी नियुक्ति हाल ही में हुई है, उसमें इससे क्वेश्चन था प्रजनन केंद्र से। कह रहा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवों के प्रजनन दर में कमी आ जाती है। ये तो हम लोग शुरू से ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि जब उनका आवास या किसी भी प्रकार से उनके जीवन यापन में प्रभाव पड़ता है और दबाव उत्पन्न होता है, तो वन्य जीवों के प्रजनन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है और इनके प्रजनन दर में कमी आ जाती है और यही प्रजनन दर में कमी के कारण इनकी संख्या घटना शुरू हो जाता है। ऐसी कई प्रजातियां हैं जिनकी प्रजनन दर कम होने के कारण संकटग्रस्त सूची में शामिल हुई हैं। अब ये तो लाजमी है कि जिन जीवों के, जिन प्रजातियों के प्रजनन दर कम हो जाएगा, तो प्रजनन दर कम होगा तो उनकी उत्पत्ति कम होने लगी। अब उत्पत्ति कम होने लगी तो संख्या धीरे धीरे घटने लगेगा और वो संकटग्रस्त स्थिति में आ जाएगा, विलुप्तता के कगार पर आ जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त अवस्था में आ चुकी है। इसीलिए जीवों के लिए प्रजनन केंद्र की सुविधा विकसित होनी चाहिए। हमारे देश में मध्य प्रदेश में पर्यावरण परिवर्तन के कारण घड़ियालों की संख्या में भारी कमी हो गई है। मध्य प्रदेश जो है ना, हम लोग का
बगले में पड़ता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में पर्यावरण जब परिवर्तित हो गया, पर्यावरण परिवर्तन हुआ, तो इसके कारण घड़ियाल जो है ना, मगरमच्छ की एक प्रजाति है घड़ियाल, तो घड़ियालों की संख्या में भारी कमी हो गई। इसीलिए इनके संरक्षण के लिए मुरैना में एक घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। यही क्वेश्चन आया था, घड़ियालों के लिए प्रजनन केंद्र की व्यवस्था किस स्थान पर किया गया, ठीक ना। तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? मुरैना, मध्य। घड़ियालों के जब प्रजनन प्रभावित होने के कारण उनकी संख्या कम होने लगी और ये संकटग्रस्त अवस्था में आ गए, तो उनके जो है ना कि प्रजनन दर को बढ़ाने के लिए एक प्रजनन केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश में किया गया। वो मुरैना नामक स्थान पर किया गया है। और इसी तरह उड़ीसा के नंदनकानन में उजले बाघ का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया, ठीक ना। उजले बाघ का प्रजनन केंद्र भारतीय एकमात्र ऐसा देश है जहां सफेद बाघ मिलता है। हाँ, भारत एकमात्र देश ऐसा है जहां सफेद बाघ होता है। और अब देखो इनकी संख्या घट रही है, तो ये पूरे विश्व के लिए इम्पोर्टेंट चीज था, इसीलिए इनकी संख्या घटने लगा। तो इनके प्रजनन केंद्र उड़ीसा के नंदनकानन वन में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? नंदन कानन किस राज्य में? उड़ीसा। तो समझ में आ गया प्रजनन केंद्र क्या है? प्रजनन केंद्र वैसा स्थल है जहां किसी जीव की जिनकी प्रजातियां संकटग्रस्त अवस्था में आ जाती हैं, तो उनकी संख्या में विकास करने के लिए एक कृत्रिम प्रजनन केंद्र की स्थापना किया जाता है। जैसे भारत में अभी तक 2 जगहों को हम लोगों ने पढ़ा, एक घड़ियालों के लिए प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश के मुरैना नामक स्थान पर स्थापित किया गया है, और दूसरा उजले बाघ के संकटग्रस्त अवस्था में आ जाने के कारण उड़ीसा के नंदनकानन में उजले बाघ के प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। अब देखो, हम लोग कल पढ़े थे कि वन्य जीवों के प्रजातियों को संकटग्रस्त अवस्था में आने के कारण क्या क्या था, पढ़े थे ना। और उसमें से एक कारण पढ़े होंगे शिकार। तो इसलिए शिकार पर रोक लगा दिया गया। भारत में शिकार पर रोक लगा दिया। ठीक ना। वन्य प्राणियों का ह्रास का एक प्रमुख कारण इनका शिकार है और इन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए फंसाना है। जैसे कुछ जीवों के खाल बहुत महंगे बिकते हैं, कुछ जीवों के सींग, अन्य चीजें इसी तरह से हड्डियां, मांस, जो चीजें भी है, तो इसके कारण इन जीवों का तस्करी होने लगता है, काला बाजारी होने लगता है। शिकार के बहाने इन लोगों को मार करके और लोग बेचते हैं। तो इसीलिए इतना तेजी में इन जीवों का शिकार होना शुरू हो गया कि धीरे धीरे ये संकटग्रस्त अवस्था में आ गए। तो इसीलिए शिकार पर अब रोक लगा दिया गया। इनका आर्थिक महत्व होने के कारण इनका दोहन होता है। यद्यपि फंसाना, शिकार करना, व्यापार करना कानूनी रूप से वर्जित कर दिया गया है।
शिकार पर रोक लगाया गया है, तो इसको शिकार पर रोक का मतलब केवल जान से मारने पर नहीं, प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। आप जाल उल में फंसा के ले जाते हैं ना, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। या व्यापार आप करते हैं, खरीद बेच करते हैं, तो इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जैसे व्यापार के अंतर्गत, जैसे मान लो हम लोगों के क्षेत्र में हिरण वगैरह आ गई है, कोई छोटा बच्चा हिरण का लेके चला आया, अब उसको बेच देगा तो ये व्यापार होगा, इस पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक ना। लेकिन स्थानीय, राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कालाबाजारी एवं तस्करी आज भी हो रही है। कानूनी रूप से तो वर्जित कर दिया गया है। जैसे हम लोग जानते हैं बिहार में शराबबंदी है कानून के अनुसार, और कितना बंद है हम लोग देखते हैं, है कि ना। कानून के अनुसार बिहार में शराब बंद है, और आंकड़ों में देखा जाए, कागज पर देखा जाए तो बिहार भारत का वैसे राज्यों में से आता है जहां शराब और नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन अब बिहार में हम लोग रहते हैं तो वास्तविकता से हम लोग वाकिफ हैं कि कितना शराब बंद भइल है और नशीला पदार्थ कितना बंद भइल है कि ना। आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले जब शराबबंदी कानून नहीं आया था, तो शराब का नाम हम लोग जानते थे, ऐसी बात नहीं है, और लोग पीते थे तो ये भी जानते थे, लेकिन इस कदर पीते थे ऐसा कभी देखा नहीं था। और इसके अलावा जो इसके अन्य सहयोगी पूरक चीजें हैं, नशीले पदार्थ, चरस, गांजा, अफीम, इन सब का सेवन नहीं के बराबर। गांव में तो एकदम नहीं था, नहीं के बराबर क्या कहा जाए, ग्रामीण क्षेत्र में तो एकदम शून्य था। आज वर्तमान स्थिति ऐसी है शराबबंदी कानून के आ जाने से कि पहले जितने लोग गांवों में शराब पीने वाले थे उससे ज्यादा अब बेचने वाले हो गए, शराब बंद होने के कारण। उतने लोग अब बेच रहे हैं, जितना पीते थे उससे ज्यादा बेच रहे हैं, तब समझ लो पी कितने रहे हैं। और जो अन्य इसके सपोर्टिंग चीजें बताई मैंने, पूरक नशीले पदार्थ, चरस, गांजा, अफीम आदि, ये सब शायद हम लोग नामों ना सुन लेते। अब हर गली मोहल्ले और नुक्कड़ पर 2-4 को नए उम्र के लड़के इसका सेवन करते हुए मिल जाएंगे। हम लोग कोचिंग में है का कोनो नहीं है ना। चलिए नहीं है, हमरा स्टूडेंट लोग अच्छा है और उम्मीद रखते हैं नहीं 9 तू लोग से और बढ़िया है। देखो यही बात है, दूसरा के कहना होगा ना, हम बताते हैं, दूसरों को कहना होगा ना तो बिना सोचे समझे हम कह देते हैं, और वही बात जब कोई हमको कह देता है तो आश्चर्य लगता है। अभी एक लड़का कह दिया तो तू लोग सब चिहाइल था ना, और 9 क्लास के करने में थोड़ा सा भी भार किसी को नहीं पड़ा। जैसे एकदम तू लोग के सामने एकदम बैठ के दिखा के पीता होगा वैसे तो वही बात मैं कह रहे हैं। तो तुम लोगों पर आरोप अगर किसी बच्चे ने लगाया तो बेबुनियाद तो नहीं हो सकते। नहीं देखो मैं जानता हूँ, मेरे सुनिए ना, देखो अभी वो ओरिजिनल बात का, अभी आंसू जो कहा ना वो ओरिजिनल बात का। इसलिए कभी भी देखो, मैं एक बहुत बढ़िया सलाह दूंगा आप लोगों को, कभी हमें किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, ठीक ना। हमको तो लगता है कि एकदम नहीं, कभी नहीं,
क्योंकि कभी कभी तो हमने ऐसा भी देखा है कि आँख से देखी हुई चीज़ें भी गलत साबित हो जाती है। समझ में आ गया ना? इसीलिए किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना गलत चीज़ है। अपने आप के बारे में सोचना वो बढ़िया बात है। इसीलिए आप क्यों, अगर कोई कह रहा है उसका साक्ष्य दीजिए कि नहीं हम ये गलत काम नहीं करते हैं। बाकी दूसरे पर आप आरोप मत लगाइए कि दूसरा कोई ऐसा करता है, ठीक ना? अभी तू लोग से पढ़ाऊँ में बढ़िया है 9 क्लास में, वो रिजल्ट आएगा तो खुद ही देख लेगा। तू लोग का भी रिजल्ट आएगा, अगले साल उन लोगों का भी रिजल्ट आएगा, तू लोग से ज़्यादा रहेगा उन लोग का, ये गारंटी है। तू लोग अगर 400 कितना है 81 है ना, अगर 481 पार किया ना तो अगर तू लोग के 82 रहेगा तू लोग 83 तक जाएगा कम से कम। अगर तू लोग 83 गया तू लोग कम से कम 84 जरूर जाएगा। ये देखो, अब ज़्यादा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कम से कम तू लोग के बॉर्डर देखो कह रहा हूँ तो तू लोग को लगता होगा कि सर जी ऐसे ही कह देते हैं। ऐसा बात नहीं है। जिस साल के बारे में मैंने कहा है आप मिला लीजिएगा, हर बार हमारा आंकड़ा वहीं जाता है। हमारे पास आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं वो हमको पता है। 9 क्लास में तू लोग था तो शायद तू लोग के बारे में कह लेते कुछ, लेकिन 10 क्लास में आके घबरा गया। ये भी बात तू लोग के मुंह पर कहले हैं, कहो कहले हैं कि नहीं कहले हैं। तो हम जो चीजें देखते हैं तू लोग के अंदर ना वो बता देते हैं। चलिए, तो कानून के आधार पर शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, कानूनन तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर इन वन्य जीवों का कालाबाजारी और तस्करी हो रहा है। लुका छिपा करके, चोरी छिपे खरीद बेच करना, व्यापार करना तस्करी कहलाता है। जिन चीज़ों को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया जाता है, आप वो काम कर रहे हैं लुका छिपा तो करेंगे तस्करी, वैसे व्यापार को तस्करी कहा जाता है। चलिए, जिसके कारण वन्य जीवों का तेजी से दोहन हो रहा है। अब आप एक के पकड़ के बेच रहे हो तो इनसे इनकी संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़बे करेगा। इस पर सरकार द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। स्वयंसेवी संस्थाओं को भी आगे लाया जा रहा है और स्थानीय जनता में जागरूकता लाने की जरूरत है। भाई स्थानीय स्तर पर हम लोग हैं तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी इस पर प्रतिबंध लगाएं, लोगों को ऐसा न करने दें। बिहार के दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान, जिसकी चर्चा मैंने पहले कर चुका हूं, यहां देखो दरभंगा का कुशेश्वर स्थान, यह एक पक्षी विहार अभयारण्य है। किसके लिए है? पक्षियों के लिए। यह एक सबसे अच्छा उदाहरण है जहां प्रवासी पक्षियों के शिकार एवं व्यापार पर रोकथाम के लिए स्थानीय नागरिकों के सहयोग से जन जागरण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ये सबसे बढ़िया उदाहरण है कि यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा भी जागरूकता पैदा की जाती है और लोगों में जागरूकता पैदा की जाती है कि हम लोगों को प्रवासी पक्षियों का शिकार नहीं करना है। प्रवासी पक्षी का मतलब समझ रहा है? दूसरे स्थान से लोग पक्षी एजा आता है कुछ समय के। यहाँ सारस नाम के एक पक्षी होता है जो साइबेरिया रूस से यहाँ आता है। एक विशेष मौसम में, विशेष ऋतु में आएगा, उतना दिन रहेगा, फिर मौसम परिवर्तित होगा, फिर अपना लौट के चला जाएगा। ये प्रत्येक वर्ष इन सारसों का यही काम है। हाँ, तो उड़ के नहीं आएगा तो गाड़ी पर लगे। ये बताओ, ये लोग टिकट विकट कटवा के गाड़ी में बैठ के आएगा? ये लोग पक्षी, अच्छा जहाज में बैठ के? अरे जहाज तो ये लोग के देख के जहाज बनल। पढ़ले कि ना राइट बंधुओं की कहानी, अर्वल राइट और विल्बर राइट, जो अमेरिका के 2 भाई थे जिन्होंने प्रथम विमान बनाने का प्रयास किया था। तो ये जो मनुष्य में ये चीज़ें आई जहाज बनाने की, वो पक्षियों को देख करके आई है और उसी आधार पर जहाज बनाया। देखना पक्षी से मिलता जुलता है।
मतलब जिसको देख के हम जहाज बना रहे हैं वो जहाज में बैठ के सवारी करेगा, ऐसा संभव नहीं। वो लोग अपन आता है उड़ के, ये अपना ठहरेगा कुछ दिन, मौसम फिर परिवर्तित होगा, तापमान सामान्य हो जाएगा, तो ये लोग यहाँ से लौट के अपने, ठंडा लगेगा तो हम लोग नहीं बुझा जाता है, वो भी जीव जंतु है, उनको भी ठंडा लगेगा तो पता चल जाता है। जिला प्रशासन के सहयोग से स्थानीय यूनेस्को क्लब द्वारा पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके अच्छे परिणाम भी वहाँ प्राप्त हुए हैं। जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए यहाँ एक वॉच टावर का भी निर्माण किया गया है। वॉच माने देखना, टावर माने मीनार, जहाँ से खड़ा हो करके देखा जा सकता है, इन पर निगरानी रखा जा सकता है, वॉच टावर कहा जाता है। थाना उना में गई है, चाहे कोनो सदर जेल देखा है, कोनवा पर देखिएगा हाइट पर बनाया जाता है, जहाँ खड़ा होकर के लोग पहरा देता है, उसी को वॉच टावर बोलता है। एक है जैव अपहरण की समस्या, एक टॉपिक है जैव अपहरण की समस्या, बहुत बड़ी समस्या है जैव अपहरण की समस्या। समझ लेते हैं कि जैव अपहरण की समस्या, क्या अपहरण माने तो बुझाइए जा रहा है, ये सब तो तू लोग के ना बताना पड़ेगा, चोरी डकैती अपहरण ये सब बताना पड़ेगा, तू लोग खूब जानता है। मैंने ये नहीं कहता हूँ, मैंने बता रहा हूँ कि आप लोग तो ये सब टीवी उवी पर देख ले होगा, कहानी वहानी में पढ़ ले होगा ना। इसको बायोपायरेसी प्रॉब्लम कहा जाता है, ठीक ना। सबसे पहला बात कि जैव अपहरण है क्या, जैव अपहरण है क्या, तो प्राकृतिक जनित, पहले इसकी परिभाषा मैं बता दूं, प्राकृतिक जनित करोड़ों वर्षों, प्रकृति जनित करोड़ों वर्षों के विकास की क्रिया, वर्षों के विकास की क्रिया में क्रिया में स्थापित आनुवांशिक गुणों में हेरा फेरी को जैव अपहरण कहा जाता है, ठीक ना। क्या बताया गया कि जो प्रकृति द्वारा जनित करोड़ों वर्षों का विकास की क्रिया चल रही है, ये जो विकास की क्रियाएं हैं ये करोड़ों वर्षों की है और ये प्रकृति के कारण उत्पन्न हुई है। तो प्रकृति के कारण उत्पन्न जो विकास की क्रिया लंबे समय की है, इसके आनुवांशिक गुणों में हेरा फेरी कर देने से, हेरा फेरी जो किया जा रहा है विज्ञान के द्वारा, इसी को जैव अपहरण की समस्या कहा जाता है। मान लो जैसे किसी पौधे का गुण क्या है, ठीक ना, और इस पौधे के कुछ गुणों को निकाल करके और दूसरे पौधे के गुणों के साथ ट्रांसप्लांट कर देना, ठीक ना, इसी को हम लोग आनुवांशिक गुणों की हेराफेरी कहते हैं।
इससे कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है, ठीक ना। तो इसी को जैव अपहरण कहा जाता है। नहीं बात समझ में आया? कह रहा है कि यह आधुनिक आनुवांशिक इंजीनियरिंग एवं जैव तकनीक का प्रतिफल है। यह किस कारण से ऐसा हुआ है? तो जो आधुनिक आनुवांशिक इंजीनियरिंग आ गई है और जो जैव टेक्नोलॉजी का विकास हो गया है, साइंस इतना डेवलप कर गया है, इसी का प्रभाव है, साइंस के डेवलपमेंट का प्रभाव है। यह केवल वन्य प्राणियों के लिए गंभीर समस्या नहीं है, वरन संपूर्ण मानव समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या है। यानी यह समस्या केवल वन्य प्राणियों के लिए नहीं है, संपूर्ण मानव समाज के लिए भी यह समस्या है। विभिन्न प्रकार के जीवों और वनस्पतियों के आनुवांशिक गुणों का पता लगा करके और उसके दूसरे जीवों में एवं पौधों में प्रत्यारोपण के द्वारा अन्य प्रकार के जीव एवं पौधा विकसित किया जाता है। इस कार्य के लिए विभिन्न देशों से जैव अपहरण होता है, यानी आनुवांशिक गुणों की हेराफेरी की जाती है। अब जिसे क्या किया जाता है कि मान लो कोनो पौधा है, ठीक ना, ओकरा में घास फूस के पौधा आप लोग देख ले होगा, कितनों कीड़ा मकोड़ा है विकसित हो जाता है ना, हो जाता है। तो ओकरा में मान लो कि साइंस ने पता किया कि उसमें कौन सा ऐसा गुण है जिसके कारण ये छोटे मोटे पीड़कों से, कीटों से प्रभावित नहीं हो रहा है, और उस गुण का ट्रांसप्लांट अब धान के पौधा के साथ करें तो धान वो वाला नयका धान जो रोपिएगा ओकरा में छोटे मोटे कीट पतंगों से कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही किया जाता है, उसका कुछ गुण लेकर और जो हमारे लिए उपयोगी पौधा उसमें उस गुण का डालना, या उसका कुछ गुण लेकर के या इसका कुछ गुण लेकर के। जैसे चावल का गुण है कि हमारे लिए भोजन का काम कर देता है, तो ये वाला गुण उसमें से निकाल लिया गया। वो पौधा का जो अपना रोग निरोधक क्षमता है वो वाला गुण ओकरा में से लिया, और दोनों का आपस में मिला करके एक नया चावल बन गया। रोग निरोधक क्षमता भी ओकरा में है, खाने के काम में आ जाएगा। तो इस तरह से गुणों को ले करके और उसका प्रत्यारोपण दूसरे पौधों में करके के एक नए प्रकार के पौधा या जीव जंतु विकसित किया जाता है। इसी को बायोपायरेसी या जैव अपहरण की समस्या कहा जाता है। विकासशील देशों की जैव संपदा का विकसित देशों द्वारा अपनाई गई बायोपायरेसी के कई उदाहरण देखने को आया है। जैसे देखो, इसका एक मैं बहुत बड़ा उदाहरण आपको समझाने जा रहा हूं। जैव अपहरण का एक एग्जाम्पल हम लोग, ठीक ना, एक एग्जाम्पल लेकर के समझ रहे हैं। कह रहा है कि उपयोगी जर्म प्लाज्मा की पहचान तथा उसमें आवश्यक परिवर्तन एवं प्रतिस्थापन कर ऐसा संभव है। अमेरिका में जैसे उगाए जाने वाली धान की एक प्रजाति का जर्म प्लाज्मा भारत के बासमती चावल के जर्म प्लाज्मा के समान है। भारत में जो बासमती चावल उगाया जाता है ना, तो इसका जर्म प्लाज्मा और अमेरिका में उगाए जाने वाले एक धान के प्रजाति का जर्म प्लाज्मा दोनों लगभग समान है। तो इनका क्या करा दिया जाएगा, बायोपायरेसी ट्रांसप्लांट करा दिया जाएगा। तो एक से एक नया प्रकार के पौधा बन जाएगा, दोनों में दोनों गुण आ जाएगा। भारत के बासमती चावल का भी गुण रहेगा, अमेरिका वाला भी गुण रहेगा, नया पौधा बन जाएगा। तो समझ में आ गया। पश्चिमी अमेरिका में पाए जाने वाला पांटडी प्लांड्रा बांजिएनी वेंजरिन नाम का पौधा इसी प्रभाव में आ गया है। देखिए, पहले अमेरिका के एक धान के पौधे का
जर्म प्लाज्मा तथा भारत के बासमती चावल के जर्म प्लाज्मा समान। दूसरा क्या लिया? दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका है, पश्चिम अफ्रीका का एक पौधा है जिसका नाम है ठीक ना, पंटडीप्लांड्रा ब्राजीनी ब्रेंजीन नामक एक पौधा है जो पश्चिम अफ्रीकी मूल में पाया जाता है। इस पौधे में पाए जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन की मिठास चीनी से 2000 गुना अधिक है। इसका गुण क्या है? इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है ना, प्रोटीन का मिठास चीनी से 2000 गुना अधिक। बात समझ में आ गया? यानी इसके 1 केजी ग्राम फल से 2000 केजी ग्राम चीनी का उत्पादन किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब कि मान लीजिए कि हमारे गांव में शादी विवाह में मीठे चीज़ जैसे मिठाइयाँ उठाइयाँ बनती है ना, तो मान लीजिए कि किसी 500 लोगों को खाने के लिए जो मिष्ठान बन रहा है और उसमें हम लोगों को क्या होता है कि 100 केजी चीनी लगता है या 150 केजी या 200 केजी, यही ना। तो मान लीजिए कि 100 केजी चीनी लग रहा है, तो 100 केजी चीनी लग रहा है, जा रहा है 100 केजी चीनी, यानी 2000 केजी का 100 केजी कितना हुआ? 1/20 हिस्सा हुआ ना। तो 1 केजी का 1/20 हिस्सा कीजिएगा तो 50 ग्राम आता है ना। यानी जब 500 लोगों के लिए जो मिठाई बना रहे थे जिसमें 100 केजी ग्राम चीनी लग रही थी, वो ग्राम बस एक 50 ग्राम 1 चम्मच उठा के डाल दो, उतना आदमी के मिठाई बन जाएगा। कितना मिठास है, बुझा गया ना। गलती से कोई 1 चम्मच उठा के मुंह में डाल दिया तो समझ लो। इसमें कैलोरी भी कम होती है, एकरा में कैलोरी भी कम होता है। अमेरिका द्वारा मिष्ठान उत्पन्न करने वाले जीन की पहचान कर ली गई है। अमेरिका ने क्या किया? उस जीन का पहचान कर लिया है जौना से मिठास उत्पन्न होता है। इसका जो अपना पढ़ ले होगा साइंस, उसमें जीन के बारे में पढ़ रहा है ना, साइंस में समझ में आ रहा है ना जीन किसको कहते हैं, या अनुवांशिक गुण होता है। हाँ हाँ, तो इसके जीन की पहचान अमेरिका ने कर लिया है कि मिठास का जीन क्या है। ठीक, इस जीन को मक्का के पौधे में
प्रतिस्थापित कर मकई के पौधे से चीनी से भी अधिक मिठास तथा कम कैलोरी वाला जैविक उत्पाद प्राप्त करने की दिशा में शोध किया जा रहा है। आई कौना पर एकर प्रयोग करने जा रहा है? मक्का पर। अमेरिका इसका प्रयोग मक्का पर करने का प्रयास कर रहा है, यानी बायो पायरेसी करने का प्रयास कर रहा है। अब आप समझ लो, जब ये इस कार्य में सफल हो जाएगा तो उस मक्के का एक दाना कई लोगों के लिए चाय बनाने के लिए काफी है। नहीं समझ में आ रहा है तो कितना बड़ा कार्य है। कब हुआ? पाउडर बनने लगेगा, उसका पाउडर बनने लगेगा। आना तो उबाल दिया जाएगा पानी में, मीठा सब पानी में आ जाएगा। आप समझ सकते हैं कि गन्ने से चीनी का उत्पादन तथा निर्यात करने वाले देशों के लिए यह जैव अपहरण एक प्रकार की चुनौती है कि नहीं। अगर ये आ जाएगा तो जितना ऐसा देश है जहां गन्ने से चीनी का उत्पादन किया जाता है, चौपट हो जाएगा। तो उनका एक अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे देशों के लिए चुनौती है कि नहीं है। तो जैव अपहरण की समस्या यही कहलाती है। इसके लिए अब कई राष्ट्रों द्वारा कठोर कदम उठाए जा रहे हैं और हॉट स्पॉट चिन्हित कर जैव संपदा पर पाबंदी लगाई जा रही है। समझ में आ गया? अब एक नया शब्द आ गया, हॉट स्पॉट। हाँ, नॉर्मन मायर्स 1988 में इन सेटू संरक्षण को प्राथमिकता के आधार पर हॉट स्पॉट के पहचान पर जोर दिया था। इसकी शुरुआत किया था नॉर्मन मायर्स ने। कब किया था? 1988 ईस्वी में इन सेटू के लिए हॉट स्पॉट की पहचान करने की बात की। इन सेटू कल हम लोग आउट सेटू इन सेटू पढ़े थे ना। हॉट स्पॉट के निर्धारण के लिए मुख्य बात है, किसी स्थल को हॉट स्पॉट चिन्हित किया जाता है तो उनको हॉट स्पॉट निर्धारित करने के लिए क्या कारण होता है, किन आधार पर हम उन्हें हॉट स्पॉट चिन्हित करते हैं। आम बोलचाल के भाषा में कह रहा कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान करेंगे हॉट स्पॉट को। देखिए, मुख्य शर्त हॉट स्पॉट निर्धारण के लिए मुख्य शर्त क्या है? तो पहला है देशज प्रजातियों की संख्या का निर्धारण। पहला है देशज प्रजातियों की संख्या का निर्धारण। पहला कारक, पहला शर्त यही है। ऐसी प्रजातियां जो अन्य और कहीं नहीं पाई जाती है, ऐसन प्रजातियां जो और अन्य कहीं जगह पर नहीं पाई जाती है उनकी। और दूसरा, अधिवास पर अतिक्रमण की सीमा निर्धारित करना। दूसरा, अधिवास पर अतिक्रमण की सीमा निर्धारण करना। इन दो शर्तों पर हॉट स्पॉट का पहचान किया जाता है।
ठीक है ना। और 2-3 दिन का ही है चैप्टर। आज हम लोग अब पढ़ेंगे बाघ परियोजना। बस ये हमारा आज का अंतिम टॉपिक। टाइगर रिजर्व की बात आई थी ना, इसी में आज पढ़ लेंगे बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर। वन्य जीवन संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। जो वन्य जीवन की संरचनाएं हैं, वन्य प्राणियों की जो संरचनाएं हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण जंगली जानवर बाघ, जिसको टाइगर हम लोग कहते हैं। सन 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या 5500 से घटकर मात्र 1827 रह गई। देखो क्या हुआ, 1973 ईस्वी में, ठीक ना, 1973 ईस्वी में जो अधिकारी लोग थे, वन अधिकारी लोग, उन लोगों ने क्या पाया कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित बाघ की संख्या गिना जाता है। क्या है कि अब हम लोगों की तरह द्वारे द्वारे जाके जनगणना नहीं ना होता है कि भाई तोरा घरे कौ आदमी है। अब बाघ से जाके जब पूछेगा ना, अगर कितना बढ़िया से बता देगा ना कि फिर दोबारा कोनो बाघ भी नहीं जाएगा। तो इनकी संख्या अनुमानित इसलिए कही जाती है कि आज हिजा देखा गया। हो सकता है ये भगवानी लोग भी है, हो सकता है कि ना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों ने देखा, जिधर जिधर हमारा कैमरा घुमा उस समय न दिखे, इन्होंने कहीं झाड़ी उड़ी में छुपल हो, तो थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है, इसीलिए अनुमानित संख्या दी जाती है। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 20वीं सदी के प्रारंभ में इनकी संख्या अनुमानित क्या था, 5500। ये देखा गया था कि भारत में कितने बाघ हैं, 5500। लेकिन 1973 में क्या पाया गया कि अब ये संख्या घट करके 1827 रह गई। 5500 से घट के कितना हो गया, 1800। आप समझ रहे हो संकटग्रस्त अवस्था कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। इतनी तेजी से घट करके इतना कम हो गया, तो ये संकटग्रस्त अवस्था है ना। तो ये अधिकारियों ने पाया। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण था। बाघों की संख्या काहे घट रहा था? पहला, इनका शिकार करना, इनको मार करके बेचना। दूसरा, इनका आवास कम छोटा होता जा रहा था जंगलों के कटने के कारण। तीसरा, भोजन के लिए आवश्यक अब जीव जंतु नहीं मिल पा रहे थे, उनकी संख्या घटने लगी थी। और चौथा, लोगों का जनसंख्या बढ़ रहा है और इस बेतहाशा बढ़ने वाली जनसंख्या के कारण सब कुछ की संख्या घटने लगी। ये सारी ऐसी कारणें थी जिन कारणों से बाघों के संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बाघों के खाल का व्यापार और इनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग करने के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंची। इनके खाल काफी महंगे बिकते हैं और दूसरा, एशियाई देशों में इनके हड्डियों से औषधि बनाई जाती है, दवाएं बनाई जाती है। बाघों के हड्डी से दवाएं बनाई जाती है, तो इसीलिए इनकी हड्डियां बहुत महंगी बिकती है और इनके खाल भी महंगे बिकते हैं। इस कारण से बाघों का बहुत तेजी से शिकार हो रहा था, जिनके कारण इनकी संख्या संकटग्रस्त अवस्था में पहुंच गया। चूंकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों का आवास उपलब्ध कराते हैं और भारत नेपाल दूगो ऐसा देश है जो मिल करके पूरे देश, दुनिया भर में, पूरे विश्व भर में जितने बाघ हैं ना, उनके लिए 2/3 आवास ये लोग अकेले उपलब्ध कराता है, भारत नेपाल में। अब बाकी 1/3 हिस्सा पूरी दुनिया उपलब्ध कराती है, यानी सबसे ज्यादा बाघ ये दूगो देशों में।
अतः यह देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर था। अब जितना लोगों को इस जीव का, बाघों का तस्करी करना था, कालाबाजारी करना था, वो कहाँ जाएंगे? जहाँ ढेर मिलेगा वही से ना। तो सारे जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गिरोह थे उन सब का नजर भारत और नेपाल पर है। बाघ परियोजना विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में किया गया। इसका शुरुआत जब ये देखा गया और ये समस्या हमारे सामने आई कि इतना तेजी से इनकी संख्या घट गई है और ये तो लुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं, तो इसी समय इस पर पहल किया गया। यानी बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में किया गया। शुरू में इसमें बहुत सफलता प्राप्त हुई क्योंकि बाघों की संख्या बढ़कर 1985 में 4002 हो गया। सफलता इसमें काफी मिली। 1985 में मात्र 12 साल में संख्या इनकी बढ़कर के कितना हो गई? 4000। बहुत बड़ा सफलता हम लोगों को। 1989 में 4334 हो गई और ये 1989 आते आते 4334। आप देख रहे हो कितनी सफलता हम लोगों को मिला था। प्रोजेक्ट टाइगर में, बाघ परियोजना में बहुत तेजी से सफलता, परंतु 1993 में इनकी संख्या फिर से घट करके 3600 पर पहुंची। लेकिन यह सफलता ज़्यादा दिन तक नहीं रहा और 1993 में स्थिति ऐसा हुआ कि इनकी संख्या में कमी फिर से पाया गया, फिर घट करके 3600 हो गया। ठीक ना। भारत में 37,761 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए 27 बाघ रिजर्व। अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें, बाघ रिजर्व जिसको हम लोग टाइगर रिजर्व कहते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है? 37,761। 37,761 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल और टोटल भारत में इनकी संख्या 27 है। अगर संख्या की बात करें भारत में तो इनकी संख्या 27 है। ठीक ना। टाइगर रिजर्व 27 है। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है। अब ये मत सोचो केवल एक संकटग्रस्त प्रजाति को बचाने का ही प्रयास किया गया है, बल्कि इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है, क्योंकि इतना विशाल जैव जाति अब बहुत कम में बच गई है। हाथी के बाद विशालता में इन्हीं का स्थान आता है, फिर जिराफ का भी आता है, ऊंट का भी आता है। जिराफ गर्दन में जाना, हाँ तो देखा जाएगा। उत्तरांचल में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे कुछ जो मैं टाइगर रिजर्व का नाम बता देता हूं। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजना का सबसे बढ़िया उदाहरण। इनकी टोटल संख्या 27 है। देखो बता देते हैं। कैमरून एक देश है, ठीक ना। कैमरून एक देश है और कैमरून देश में बोरोर जनजाति पाई जाती है, ठीक ना। कैमरून देश में बोरोर जनजाति पाई जाती है। कैमरून देश बोरोर जनजाति, ये बोरोर जनजाति पाई जाती है, ठीक ना। एक तरह से कहा जाए कि ये बाघों के सबसे
पक्का दुश्मन है। ये बाघ को मारते नहीं है, इसलिए नहीं कह दिया कि बाघों का दुश्मन है, बाघ को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जनजाति है, ये लोग क्या करता है कि स्वयं शिकार नहीं करता, अपने भोजन के लिए ये लोग स्वयं शिकार नहीं करता है, नजर गड़ा के रखेगा बाघ पर। अब बाघ कोनो जीव के शिकार किया ना तो ये लोग बाघ को डरा के भगा देगा वजह से, और शिकार ये लोग ले लेगा और उसको खाएगा। इससे क्या होगा, भोजन नहीं मिल पाएगा बाघों को, तो उनकी संख्या घटेगी कि नहीं। तो बाघों की संख्या घटने का एक मूल कारण ये भी है बोरोर जनजाति, जो कैमरून देश में पाई जाती है, ठीक ना। ऐसे जो दूसरे जीवों द्वारा किए गए शिकार को, उस जीव को भगा करके प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्लेप्टोपैरासाइटिज्म कहा जाता है। क्लेप्टोपैरासाइटिज्म क्या कहा जाता है, क्लेप्टोपैरासाइटिज्म। ये एक शिकार करने का तरीका है। क्लेप्टोपैरासाइटिज्म जो है एक शिकार करने का तरीका है, और ये शिकार कैसे किया जाता है, किसी हिंसक पशु द्वारा जब किसी जीव जंतु को मारा जाता है तो अब इस हिंसक पशु को भगा करके उसका शिकार प्राप्त कर लेना क्लेप्टोपैरासाइटिज्म कहलाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कैमरून देश में बोरोर जनजाति है, जो बाघों के शिकार को प्राप्त करती है। बात समझ में आ गई? आज इतना रखते हैं।